हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो की सफलता के लिए बहुत बहुत दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करते हैं आगे की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 1 देखा था। वहां में हमने आपको बताया था कि कैसे हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी शब्द का जन्म हुआ। हिंदी का जन्म है हिंदी शब्द का, कि हिंदी शब्द का जन्म कैसे हुआ और शब्द का विकास कैसे हुआ, हिंदी शब्द का निर्माण कैसे हुआ था। और आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य के जन्म के बारे में। जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था अपभ्रंश काल तक। अगर आपको इसके आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कल का वीडियो था हिंदी साहित्य पार्ट 1 का, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम बात करते हैं तृतीय प्राकृत काल, जिसे कि अपभ्रंश, जिसकी मुख्य भाषा अपभ्रंश रही थी। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। इसके कुछ पॉइंट से थे जो हमने आपको कहा था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। दोस्तों, अगर आप जैसा हम आपको बता रहे हैं, अगर आप वैसे चले तो गारंटी है आपकी कि लेखपाल में आपके 25 में से 25 अंक आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो हम बात करते हैं अपभ्रंश। यहाँ पर हमारी भाषा थी अपभ्रंश। अपभ्रंश दोस्तों, यहीं से आपको देखो, जो तृतीय प्राकृत काल था, तृतीय प्राकृत काल की भाषा थी अपभ्रंश। अपभ्रंश से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो आप नोट कर लीजिए। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पतंजलि जी ने किया था अपनी रचना महाभाष्य में। यानी अगर हमें देखने को भी मिलता है तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि जी ने किया था। किसने किया था? अपनी रचना महाभाष्य में। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपभ्रंश का वाल्मीकि। हमने आपको कल भी बताया था। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी वो वाल्मीकि नहीं थे। यहाँ पर वाल्मीकि का अर्थ है राम का चरित्र लिखने वाले व्यक्ति। यानी कोई ऐसा व्यक्ति रहा था अपभ्रंश में भी। जब अपभ्रंश भाषा चल रही थी तो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने राम पर काव्य लिखा, उसी को कहा गया अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्लियर? कौन था? स्वयंभू था। और स्वयंभू जी थे और उनकी रचना थी पौम चरियु। दोस्तों, पौम मतलब राम और चरियु मतलब चरित्र। राम को अपभ्रंश में पौम और चरित्र को चरियु कहा गया। नेक्स्ट, और यहीं पे क्वेश्चन और भी बन जाता है। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रणेता कौन थे? स्वयंभू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्यदंत थे और उनकी रचना थी जसहर चरियु। जसहर किसे कहा गया? तो कृष्ण जी को कहा गया। चरियु मतलब चरित्र, दोस्तों अभी बताया था। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन सा था? भविष्यत कहा था। किसने लिखा है? धनपाल ने। नेक्स्ट, अपभ्रंश का पहला महापुराण कौन सा था? तो जसहर चरियु था। दोस्तों, जसहर चरियु किसने लिखा है? तो वही हमारे पुष्यदंत है। ऊपर हमने आपको बताया था, इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे एक पॉइंट और आप बढ़ा लीजिए। अपभ्रंश के भाग, कल हमने ये बताया था आपको अपभ्रंश के कितने भाग हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया? 6। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं आगे की। दोस्तों, जैसे कि ये अपभ्रंश तो आपको समझ में आ गया। और अब हम देखते हैं अपभ्रंश, यानी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बाद स्टार्ट होती है हमारी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश के बाद जिसका जन्म हुआ था वो थी हमारी प्राचीन हिंदी। क्लियर दोस्तों? यानी जब अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ तो हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। यानी हिंदी का जन्म किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। दोस्तों, यही हम आपको बता रहे थे कि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ। यानी हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, लेकिन हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्लियर? हिंदी की जननी अपभ्रंश, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारस से, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारस से और हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से। हिंदी की जननी अपभ्रंश, हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत। क्लियर दोस्तों? इसमें आपको आज कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। अगर शब्द पूछा जाए तो हमें शब्द का आंसर देना है, और अगर हमारे हिंदी के बारे में पूछा जाए तो हमें उसका आंसर देना है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब हमें प्राचीन हिंदी में पढ़ा गया है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, लगातार क्वेश्चन बनते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। अब होता है क्या दोस्तों, प्राचीन काल हमारा था, प्राचीन हिंदी थी,
उसमें साहित्य भी कई तरह का लिखा गया और इसको नाम भी कई अलग अलग दिए गए, जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अधिकतर होता क्या है कि ऐसे सिमिलर आंसर लगते हैं कि हमारे अक्सर गलत हो ही जाते हैं। तो हमें अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, 100% उसका आंसर सही करके आना है। साथ हमारा दीजिए, हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम बात करते हैं प्राचीन हिंदी की। दोस्तों, प्राचीन काल, आदिकाल, प्राचीन हिंदी, चाहे हम प्राचीन हिंदी बोले, चाहे हम आदिकाल बोले या हम प्राचीन काल बोले, बात एक ही है, क्योंकि प्राचीन काल के ही ये अन्य नाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्राचीन काल था ये कब से कब तक चला, यानी समय। तो दोस्तों, इसका समय क्या था, जैसे कि हमने अभी देखा था 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। यानी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दोस्तों, हमें प्राचीन काल में सिर्फ दो चीजों पर विशेष ध्यान देना है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो इसका नाम और दूसरा साहित्य। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नाम के बारे में कि जो प्राचीन काल के अन्य नाम कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल के अन्य नामों के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल को वीरगाथा काल कहा गया, प्राचीन काल को आदिकाल कहा गया, प्राचीन काल को सिद्ध सामंत काल कहा गया, प्राचीन काल को अपभ्रंश काल कहा गया, प्राचीन काल को बीज बपन काल कहा गया, प्राचीन काल को अन्य बहुत सारे नाम दिए गए। और पेपर में हमसे क्या पूछ दिया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। तो हम आपको नाम किसने कहा और उसके साथ साथ ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप कभी किसी एक दूसरे को मिक्सअप नहीं करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आंसर आप ऑप्शन में नहीं देंगे, आंसर आप खुद में आ जाएगा। अन्य नाम, सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल को। आदिकाल कहा गया, वीरगाथा काल कहा गया, अपभ्रंश काल कहा गया, सिद्ध सामंत काल कहा गया, बीज बपन काल कहा गया, चारण काल कहा गया, चारण काल व संधि काल कहा गया, चारण काल व संधि काल कहा गया। इसके अलावा वीर काल कहा गया, आरंभिक काल कहा गया। दोस्तों, अगर हम बात करें आदिकाल, प्राचीन काल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने कहा दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा? चारण काल किसने कहा दोस्तों? तो चारण काल का जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम कभी क्यों नहीं भूलते हैं, उसका कारण है क्योंकि हमने ये पढ़ने के साथ साथ इसे ट्रिक से भी समझा है। क्योंकि कभी कभी ये होता है, कभी कभी हमें ध्यान नहीं आता है और जैसे ही हमें ट्रिक याद आती है तुरंत ही हमारे सामने तुरंत ही आंसर आ जाता है। तो चारण काल व संधि काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। वीर काल किसने कहा? वीर काल का आचार्य विश्वनाथ ने। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, चारण काल व संधि काल राम कुमार वर्मा, वीर काल आचार्य विश्वनाथ, आरंभिक काल मिश्र बंधु। दोस्तों हमें याद कैसे करना है? तो हमें करना क्या है, सभी का हम फर्स्ट या पहला शब्द ले लेते हैं। इसका है आदि, यहां से हमने ले लिया हजारी। क्लियर? आदि हजारी। क्लियर दोस्तों, हमारा क्या हो गया? आदि हजारी। तो हमने यहाँ नया बना लिया आदि हजारी। क्लियर? आदि हजारी, आदि हजारी, आदि हजारी। अब आगे हमें पहला तो हमने यहाँ लिख लिया, दूसरा वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमने दूसरा बना लिया, दूसरा हमारा हो गया रामचंद्र की वीर गाथा सुनी। क्लियर दोस्तों, दो चीजें हमें नाम याद हो गए, आदि हजारे यानी आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रामचंद्र की वीर गाथा यानी रामचंद्र वीर गाथा का, रामचंद्र वीर गाथा का। क्लियर दोस्तों, दो नाम हमें याद हो गए। नेक्स्ट, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अपभ्रंश चंद्र। सूर्य हमेशा आप देखना, सूर्य हमेशा पूरा निकलता है, लेकिन जो चंद्रमा है वो अपनी गतियां यानी जो उसकी कलाएं हैं वो हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो अपभ्रंश चंद्र यानी चंद्रमा कैसा है? अपभ्रंश है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी पूरा होता है, कभी आधा रहता है। तो कैसा है? हमेशा अपभ्रंश है। तो चंद्र कैसा है? अपभ्रंश। तो हमने यहाँ पर लिख लिया अपभ्रंश चंद्र यानी जो चंद्रमा है वो कैसा है? बिगड़ा हुआ है। अब जो बिगड़ जाता है उससे कहते हैं भैया सीधे चलो, सीधी राह चला करो। तो वैसे ही अपभ्रंश चंद्र यानी अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। तो क्या कहा गया? सिद्ध से हमने ले लिया सीधी और राहुल से ले लिया राह। क्लियर? यानी सीधी राह, सीधी सिद्ध राह राहुल। तो सीधी राह आगे हमने कर लिया यहाँ चलो। तो चार नाम हमें याद हो गए। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, बीज वपन काल। बीज कितने? महा। क्लियर? बीज महा या हम कह सकते हैं महाबीज। क्लियर दोस्तों, यानी महाबीज, बड़े बड़े बीज। महा मतलब महान, बड़ा। बीज कैसे थे? महान थे, बड़े बड़े थे। लेकिन क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। चार कितने थे दोस्तों? चार थे। यानी जो बड़े बड़े बीज थे वो कितने थे? चार थे। लेकिन क्या हुआ? अब चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन मतलब गिरी गए।
तो महाबीज 4, सॉरी दोस्तों, महाबीज 4 गिराए, ग्रियर्सन से हमने ले लिया गिराए। क्लियर। आदि हजारे रामचंद्र वीर गाथा, अपभ्रंश चंद्र सीधी राम, महाबीज 4 गिराए, महाबीज महावीर प्रसाद द्विवेदी, बीज रूपांतर, चारण काल ग्रियर्सन। अब चारण काल व संधि काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। तो हम यहाँ पे चौथा अपना पॉइंट लिख लेते हैं, रामकुमार ने क्या किया? 4 संधि की। दोस्तों हमने देख रहे चारण का हमने 4 ले लिया, संधि काल से हमने संधि ले ली, यानी 4 संधि की किसने की? रामकुमार ने, यानी रामकुमार ने 4 संधि की। अब नेक्स्ट वीर विश्व। क्लियर। वीर विश्व, क्लियर। वीर विश्व मिस्र आरंभ। क्लियर। तो वीर विश्व, सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा वीर विश्व, वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। क्लियर। अब वीर विश्व बंधु आरंभ करो। क्लियर दोस्तों। वीर विश्व मतलब वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। बंधु मतलब मिश्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक काल। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारे थे प्राचीन काल के कुछ प्रमुख नाम। अब हम बात करते हैं साहित्य से। दोस्तों इसके साथ ले लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे साहित्य की। जो हमारा आदिकाल था, आदिकाल में कोई एक तरह का साहित्य नहीं लिखा गया। अगर आदिकाल में एक तरह का साहित्य लिखा जाता तो हमें इतना अधिक आवश्यकता नहीं थी। जो हमारा वीर काल था, यानी जो हमारा आदिकाल था, उसमें साहित्य अलग अलग तरह का लिखा जा रहा था। यानी कैसा लिखा जा रहा था? तो जो साहित्य लिखा गया वो 4 प्रकार का था। दोस्तों यानी जो हमारा समय आया प्राचीन हिंदी का समय, तो उसमें जो साहित्य लिखा गया वो 4 प्रकार का था। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? तो सबसे पहला हमारा था रासो साहित्य, दूसरा था हमारा सिद्ध साहित्य, तीसरा था हमारा नाथ साहित्य, और चौथा था हमारा अन्य साहित्य। ये 4 तरह का साहित्य लिखा गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रासो साहित्य की। रासो साहित्य से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। रासो साहित्य, दोस्तों रासो साहित्य क्या था? रासो साहित्य किसे कहा गया? रासो साहित्य में वीर गाथाओं का वर्णन था। वीर गाथाओं व श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन अधिकतर रासो साहित्य में क्या था? वीर गाथाओं का वर्णन था। अब जैसे कुछ प्रमुख रासो साहित्य में लास्ट में रासो लगा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, अधिकतर पेपर में पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? क्या पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाय। क्लियर। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय। दूसरा परमाल रासो, परमाल रासो किसने लिखा है? जगनीक।
तीसरा हमीर रासो, सारंगधर, जज्वल। चौथा कुमार रासो। दोस्तों कुमार रासो किसने लिखा है? दलपति विजय। विजय पाल रासो किसने लिखा है? नल्ल सिंह। बीसल देव रासो किसने लिखा है? नरपति नाल। तो ये कुछ प्रमुख रासो हैं जो कि लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाय ने। यहाँ पर आप एक पॉइंट और बढ़ा के लीजिए। परमार रासो किसने लिखा है? जगनीप। अब परमार रासो में ही आलाखंड, आलाखंड, आलाखंड किसमें है? परमार रासो में। आला कब गाया जाता है? तो आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। हमीर रासो, सारंगधर, बीसलदेव रासो, नरपति नाल, विजयपाल रासो, नल सिंह और कुमार रासो, दलपति विजय। तो ये हमारे कुछ रासो थे जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते। रासो क्या है? रासो साहित्य में किसकी प्रधानता थी? वीर गाथाओं की और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा रासो साहित्य हो गया। अब नेक्स्ट आता है सिद्ध साहित्य। पेज प्लस करो, पेज प्लस। हाँ, अब इसकी स्लाइड वो चेंज करो। अब दूसरे तरह का साहित्य था हमारा सिद्ध साहित्य। दूसरा सिद्ध साहित्य क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता सिद्ध साहित्य क्या है। हम बात करते हैं, हमने बौद्ध काल के बौद्ध धर्म सुना है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी ने क्या किया? कुछ अनुयायी थे जिन्होंने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, कुछ अनुयायी ऐसे थे जिन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। जिन्होंने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया महायान शाखा के अनुयायी कहलाए। और उन्होंने जो साहित्य लिखा, कुछ ने साहित्य लिखा, जिन्होंने साहित्य लिखा वो साहित्य हमारा सिद्ध साहित्य कहलाता है। क्लियर? यानी कि हम बात करें बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी, अनुयायियों द्वारा लिखा। इन्होंने अपने आप की पहचान रखने के लिए इन्होंने अपने नाम के आगे क्या किया? पहले अपना नाम लिखा और अपने नाम के आगे क्या जोड़ दिया? पा जोड़ दिया। जो भी इनका नाम था इन्होंने अपनी विशेषता रखने के लिए अपने नाम के आगे पा जोड़ दिया। जैसे सिद्ध साहित्य में नाम मिलता है सरपा का। सरपा कैसे कवि है? सिद्ध साहित्य के हैं। सवरपा कैसे है? सिद्ध साहित्य है, सिद्ध कवि है। नेक्स्ट हमें नाम मिलता है डोम्बिपा। तो ये कैसे कवि हैं? ये सिद्ध कवि हैं। बात करते हैं सरपा ने क्या लिखा? तो सरपा महोदय ने लिखा था दोहा कोश। सवरपा ने लिखा है चर्यापात। डोम्बिपा ने लिखा है डोम्बी गीतिका। डोम्बिपा ने लिखा है डोम्बी गीतिका। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिद्ध साहित्य। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सिद्ध साहित्य के बाद नेक्स्ट आता है नाथ साहित्य।
नाथ, जैसे हमने नाम सुना है, जो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे, ये टेट की जो हमारा सुपर टेट हुआ था इसी वजह से भर्ती काफी दिन तक अटकी रही, नाथ। दोस्तों दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन हमारा बनता है नाथ साहित्य के प्रवर्तक, और दूसरा क्वेश्चन बनता है नाथ धर्म के प्रवर्तक या नाथ पंथ के प्रवर्तक। अगर हम बात करें नाथ साहित्य, साहित्य मतलब लिखना स्टार्ट किसने किया था, तो नाथों में सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था हमारे गोरखनाथ जी ने, इसीलिए नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। दूसरा नाथ धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो नाथ धर्म के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ। तो क्वेश्चन पहले भी देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो हमें पढ़ना है नाथ साहित्य के, नाथ धर्म से हमें मतलब नहीं है, हम साहित्य पढ़ रहे हैं वो भी हिंदी का साहित्य, तो हमें नाथ धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ना है, नाथ क्या थे। यानी सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है, नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी थी, नाथ कितने थे, 9। क्लियर। नाथ साहित्य के प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, नाथों में सबसे अधिक अगर किसी का नाम आता है तो गोरखनाथ की रचनाएं हमें पढ़ने को मिलते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। अब गोरखनाथ जी ने लिखा क्या है, गोरखनाथ की रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शब्दी पद ज्ञान तिलक पंचमात्रा। क्लियर। शब्दी पद ज्ञान तिलक पंचमात्रा रोमावली। क्लियर। तो नाथों की संख्या 9, नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ, गोरखनाथ की रचनाएं शब्दी पद ज्ञान तिलक पंचमात्रा रोमावली आदि है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अन्य तरह का साहित्य। अन्य तरह का साहित्य क्या था, जो ना तो नाथ थे, ना तो सिद्ध थे, और ना ही हमारे रासो साहित्य लिखे थे। जो बचे हुए कवि थे वो अन्य तरह की साहित्य में आ गए। उनमें प्रमुख रूप से नाम जाना जाता है अमीर खुसरो का, उसमें प्रमुख रूप से नाम जाना जाता है अमीर खुसरो का, और दूसरा नाम जाना जाता है विद्यापति का। क्लियर। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का अगर नाम, अमीर खुसरो के नाम के बाद अगर हम बात करें अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने क्या किया था, पहेलियां, जो पहेलियां हम सुनते हैं, तो पहेलियों व मुकरियों के जन्मदाता, मुकरियों के जन्मदाता कौन थे, अमीर खुसरो। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अन्य तरह के साहित्य में, अमीर खुसरो कौन थे, पहेलियों व मुकरियों के जन्मदाता, पहेलियों व मुकरियों के जन्मदाता कौन थे, अमीर खुसरो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, पहेलियों व मुकरियों के पुनरुद्धारक, पुनरुद्धारक समझते हो जिसने दोबारा से पहेलियों व मुकरियों का जन्म किया, यानी उनका उद्धार किया। तो अगर जन्मदाता पूछा जाए तो अमीर खुसरो है, पुनरुद्धारक पूछा जाए तो अभी हम आपको बताते हैं आगे आने वाले समय में जब हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र आपको बताएंगे, तो पहेलियों व मुकरियों के पुनरुद्धारक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो अमीर खुसरो पहेलियों व मुकरियों के जन्मदाता थे। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किनकी रचनाओं में मिलता है, हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की
रचना है खालिक बारी। हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में सर्वप्रथम हुआ। अब इनकी जो रचना थी खालिक बारी, इनकी रचना खालिक बारी है क्या? शब्दकोश था। खालिक बारी क्या थी? शब्दकोश। अमीर खुसरो की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। नजराने हिंद। दोस्तों नजराने हिंद ये इनकी कैसी रचना है? ये इनकी देशभक्ति रचना है। दूसरी इनकी रचना है हालाते कन्हैया। हालाते कन्हैया। पहली रचना है नजराने हिंद, दूसरी रचना है हालाते कन्हैया, तीसरी रचना इनकी यही है खालिक बारी। खालिक बारी क्या था? तो खालिक बारी एक शब्दकोश था। शब्दकोश समझ सकते हैं, डिक्शनरी थी, अरबी फारसी की डिक्शनरी थी। क्लियर? तो अन्य तरह के साहित्य में प्रमुख रूप से नाम आता है अमीर खुसरो का। पहला नाम आता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो कौन थे? पहलियों मुगरियों के जन्मदाता। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी में सर्वप्रथम हुआ। खालिक बारी क्या था? शब्दकोश था। नेक्स्ट अन्य रचनाएं कौन कौन सी? नजराने हिंद, हालाते कन्हैया और खालिक बारी। नेक्स्ट हमने नाम आपको बताया था, दूसरा नाम विद्यापति जी का है। दोस्तों विद्यापति, ठीक है। विद्यापति का एक अन्य नाम भी है, विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। विद्यापति का अन्य नाम है मैथिल कोकिल। क्लियर? कारण क्या है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है ये भी जान लेते हैं। इनकी एक रचना थी पदावली। पदावली की रचना मैथिल भाषा में करने के कारण ये क्या कहलाए थे? मैथिल कोकिल कहलाए थे। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कीर्ति पताका। दोस्तों हमने आपको वही बताया है जो परीक्षा की दृष्टि से और लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है आपके लिए। तो जो हमने भी आपको पढ़ाया, जो लास्ट था हमारा यानी वीर गाथा काल, प्राचीन काल, तो प्राचीन काल के नाम और साहित्य बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आदिकाल को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट आपसे प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।